आइए सुनते हैं कहानी फुल टाइम मेड। मोहित उठो ना, देखो मम्मी जी कहाँ रह गई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज़ 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज़ आधा घंटा देर से आती हैं। पर आज तो 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। मेघा ने अपने पति मोहित से कहा। कहाँ गई होंगी, अभी आ जाएंगी, तुम परेशान न हो, मोहित ने उत्तर दिया। अरे परेशान कैसे ना हूँ, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई। अब मैं काम देखूँ या ऑफिस जाऊँ? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफ़िन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी, मेघा खींच कर बोली। मोहित तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। मेघा मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल। मोहित जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाती होंगी। मेघा क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के भी रंग ढंग अलग हैं। मोहित गुस्से में, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मेघा मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं इतनी देर आजकल। कहते हुए मेघा अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है दमयंती जी के बारे में, जो पति के देहावसान के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई हैं। गांव में अकेले कैसे रहोगी, ये कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से दमयंती जी आई थीं, धीरे धीरे करके सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। मोहित उनका इकलौता बेटा और मेघा उनकी बहू दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। अमय उनका 2.5 साल का पोता प्ले स्कूल जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी दमयंती जी के ही कंधों पर आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो पोते अमय की भी देखभाल करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई थी कि वो सही से काम नहीं करती हैं, बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर दमयंती जी अपना ही घर है, बेटा बहू पोते हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनके घर में इज्जत नहीं थी। मेघा तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपने बेटे मोहित के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो मेघा को फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फ़ोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, अम्मी की भी चिंता नहीं रहती। मोहित की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसलिए तो उनको गांव से यहाँ ले आए कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है और अम्मी की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड के नखरे तो उफ, तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो दमयंती जी सुन ना सकीं। असहनीय पीड़ा हुई उन्हें। क्षुब्ध हो गया था उनका मन यह सोचकर कि जिसे वह अपना घर बेटा बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही न था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दें, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी, पर मेघा की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना मेघा को आभास कराए कि वो उसकी बात सुन चुकी हैं अपने काम में लग गई थी। दमयंती जी के पति नारायण जी एक किसान थे, दूसरे की ज़मीन पर खेती का काम करते थे। उसी के मेहनताने से उनका घर चलता था। खुद की कोई ज़मीन जायदाद थी नहीं, 1-2 कमरे का छोटा सा अपना मकान ही था। मोहित उनकी इकलौती संतान शादी के 11 सालों बाद काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों मोहित की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे, अपना पेट काट कर भी उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और मोहित भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सेलेक्ट हो गया। मोहित ने फ़ोन कर उन्हें बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश थे। दमयंती जी ने उससे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। मोहित, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी, 6 महीने बाद देखता हूँ।
छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 8 महीने बाद मोहित आया 2 दिन के लिए माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। लेकिन मोहित की खुशी के लिए वह दोनों मान गए। ना मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि मोहित ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? दमयंती जी ने मोहित से पूछा। माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ मेघा के पिता ही शादी का सारा इंतजाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उसके बाद शहर जाना न हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। मोहित हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे। बस फ़ोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सहारे जीवन गुजार रहे थे। पर पति की मृत्युपरांत मोहित गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले आया था कि अब वो शहर में उनके साथ रहेंगी। आज भी दमयंती जी अपने पोते अमय को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। इसी कारण से मेघा खींच रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी दमयंती जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान थे, मोहित ने कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होंगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ, दमयंती जी ने कहा। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई, मोहित ने कहा। मुझे खुशी हुई है सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल। पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ, दमयंती जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही हैं? मगर कहाँ और क्यों? मोहित और मेघा एक साथ बोल उठे। दमयंती जी के जाने की बात सुनकर मेघा और मोहित दोनों ही चौंक गए थे। मेघा के तो चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया था। ये सोचकर अब घर और अमय को कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। जब से दमयंती जी आई हैं, तब से तो वो घर में तिनका भी नहीं हिलाती थी। सारे काम और अमय की देखभाल सब दमयंती जी ही करती थी, और वे दोनों निश्चिंत थे और काम वाले को दिया जाने वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं है, और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? मोहित ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने सबकी व्यवस्था हो गई है। क्या? कहाँ रहेंगी आप? मोहित ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है, वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हैं, मोहित गुस्से में बोला। अच्छा माँ जी, इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं आप? मेघा भी मोहित के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। मेघा की बात सुनकर दमयंती जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है, और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूँगी। और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे का काम करना होगा। दमयंती जी की बात सुनकर मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो एक भी शब्द ना बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो। आखिर तुम्हारी माँ हूँ, अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मैं इस शहर से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। दमयंती जी मोहित और मेघा की ओर मुखातिब होकर बोली और अपने कमरे में चली गईं। मोहित मेघा अवाक खड़े देखते रह गए थे। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।